नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लॉकडाउन 4 में सिर्फ ट्रेनें और हवाई उड़ानें ही नहीं शुरू हुई हैं, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही नहीं खुले हैं, सियासी दुकानें भी ठीक से खुल गई हैं। तभी राहुल गांधी ने आज जमकर मोर्चा संभाला मोदी सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा, लॉकडाउन फेल हो गया है, आपके पास कोई प्लान बी है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कोरोना संकट से जूझती मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने की तैयारियों में थी। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को कोरोना के मुद्दे पर घेर लिया। कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर राहुल ने केंद्र सरकार को नाकाम करार दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोला। राहुल के आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मैदान में उतरे। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द most aggressive places where corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है, और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। और मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि जब संक्रमण बढ़ रहा है तो लॉकडाउन में रियायत क्यों दी जा रही है। उन्होंने दलील दी कि दुनिया भर में ढील तब दी गई जब संक्रमण कम हुआ। राहुल ने आरोप लगाया कि 4 लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ। राहुल ने मोदी से पूछा कि क्या उनके पास संक्रमण रोकने का क्या कोई प्लान बी भी है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी ने 21 दिन में कोरोना से लड़ाई जीतने का भरोसा दिया था, लेकिन उनका दावा खोखला निकला। हालांकि यहां राहुल चूक गए। हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था और राहुल ने क्या कहा। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राहुल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी नहीं बख्शा। निर्मला सीतारमण ने राहुल की मजदूरों से मुलाकात को ड्रामेबाजी करार दिया था। राहुल बोले कि अगर यूपी सरकार उन्हें इजाजत दे तो वो दिल्ली से यूपी के लिए पैदल निकल पड़ेंगे।
जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि जरूरत इस बात की है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। मजे की बात ये थी कि जब राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे थे, उस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की घेरेबंदी में जुटी थी और ये कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में पार्टनर है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने इधर मोर्चा संभाला मोदी सरकार के खिलाफ, तो उधर उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी भी दुखी बढ़ गई। क्यों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि एक तो कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा, दूसरी तरफ उनके लिए यह भी चुनौती है कि आखिर कैसे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के पाए को संभाले। दरअसल आज बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने सीधे धावा बोल दिया। कहा महाराष्ट्र में तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोर्चा संभाल लिया, सब उद्धव के खिलाफ। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में मायानगरी मुंबई मॉस्को की राह पर निकल चुकी है। कोरोना की आफत से जूझ रहे महाराष्ट्र सरकार पर सियासी आफत भी आन पड़ी है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी पैदा कर दी है। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे सरकार को कोरोना से लड़ने के मोर्चे पर नाकाम बताते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे, यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट आणावी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के भीतर ही मनमुटाव की खबरें आईं। चर्चा उठी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के विधायक उद्धव ठाकरे के कामकाज से खुश नहीं है। इस बीच सोमवार की रात एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सरकार बनने के बाद पहली बार मातोश्री पहुंचे और उद्धव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मातोश्री जाने से पहले शरद पवार के घर पर संजय राउत की उनसे मुलाकात हुई। उनके पास कुछ ऐसी खबरें थी कि उनके विधायकों से विपक्ष ने संपर्क साधा था। इस बात पर भी चर्चा हुई कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने में लगा है। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री उद्धव महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के विधायकों से संपर्क में रहें। संजय राउत ने नारायण राणे और राज्यपाल की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कुछ लोग राष्ट्रपति शासन का सपना देख रहे हैं। राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा और सपने में ही रहेगा। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रक्चर पास किया है वो देख लीजिए। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट भी मैदान में आए, बोले कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं। हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, उसमें सब डिसीजन होते हैं, तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस और हम सब तीनों पार्टी साथ में काम कर रही है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जब महाराष्ट्र सरकार के संकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल है महाराष्ट्र में, लेकिन राहुल गांधी मौका परस्त राजनीति के लिए जाने जाते हैं।
और इसलिए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाया। हालांकि ये भी बोले कि उनका सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है। हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। शिवसेना और एनसीपी दावा कर रही हैं कि सरकार का छींका नहीं टूटेगा, लेकिन ये सियासत है। यहाँ कल क्या होगा किसे पता। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आत्मविश्वास से भरी कमलनाथ सरकार के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। कमलेश सुतार के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। राजनीति पूरे देश में, राजनीति राज्य दर राज्य। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहां पर योगी और प्रियंका वाड्रा हैं आमने सामने। पहले प्रियंका ने 1000 बसें मुफ्त देकर जो प्रस्ताव रखा उसको लेकर विवाद हुआ। अब नया ताजा मामला, उन्होंने कोरोना के आंकड़े पर योगी सरकार को घेरा है। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। योगी आदित्यनाथ ने तो अपने राज्य के संकट का बयान किया था। बता रहे थे कि बाहर से आए मजदूरों की वजह से यूपी में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में योगी कच्चा खा गए। प्रियंका ने उन्हें यहीं पकड़ लिया। अपने ट्वीट में प्रियंका ने इन आंकड़ों पर हैरानी जताई। प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर अपने ट्वीट से तंज कसा तो उन पर सवाल उठाए। प्रियंका ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री ये कहना चाहते हैं कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं? अगर ये सच है तो उनकी सरकार संक्रमण की तादाद 6228 क्यों बता रही है? प्रियंका ने यह भी पूछा कि योगी जो आंकड़े बता रहे हैं उनका आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत कहां से आया? प्रियंका ने पूछा कि अगर ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि क्या ये आंकड़े यूपी सरकार के बाकी आंकड़ों की तरह अप्रमाणित और गैर जिम्मेदार हैं? प्रियंका ने योगी सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की उनकी तैयारी क्या है। प्रियंका ने योगी को नसीहत भी दी कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण का डाटा और दूसरी तैयारियां जनता से साझा करे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका की इस घेरेबंदी का जवाब देने योगी आदित्यनाथ की सिपह सालार और सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए। वहां से जो लोग आए उसमें हमें आशंका है कि थोड़ा अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो घटिया राजनीति पर उतारू है। उनके पास कोई काम नहीं है। वह जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे, मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाने के लिए वह जरूर इस प्रकार से कोशिश करती हैं। प्रियंका वाड्रा जी लगातार मैं देख रहा हूं, उनका बयान आता रहता है। प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार को इस मुद्दे पर भी फंसा दिया। 2 सवालों में घेर लिया। पहला, क्या वाकई संक्रमण के आंकड़े वही हैं जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं? अगर हां तो फिर सरकार आंकड़े इतने कम क्यों दिखा रही है? पिछले दिनों यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच बस पॉलिटिक्स का समापन हुआ तो प्रियंका ने मौका देखकर एक और मोर्चा खोल दिया। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी सरकार और प्रियंका में सियासी लूडो पर सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो क्या योगी के बयान ने प्रियंका को इस सियासी लूडो में सीढ़ी के पास पहुंचा दिया है? नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। 416 नए मामले पिछले 24 घंटे में राजधानी में आए हैं। 412 नए मामले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। 412 नए केस आए हैं। अब तक कोरोना के कुल 14,465 मरीज हैं दिल्ली में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए केस आए हैं। अब तक कोरोना के 1,45,380 मरीज देश में। मरकज के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 14,000 पन्नों के 20 चार्जशीट का पुलिंदा तैयार है। अब बचना साद के लिए मुश्किल है।
कोरोना काल में देश मुश्किलों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना जितनी तेजी से फैला है, दिल्ली उतनी ही तेज दौड़ी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस 14,500 के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन चलती का नाम दिल्ली है। एक तरफ तो दिल्ली कोरोना से लड़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना के गुनहगारों से भी निपट रही है। आज देश की राजधानी दिल्ली की दो बड़ी खबरें हैं। पहली मौलाना साद से जुड़ी, दूसरी कोरोना से जुड़ी। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो मौलाना साद पिछले 2.5 महीने से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, अब उसका खेल खत्म होने जा रहा है। क्यों और कैसे, ये अब आपको भी समझ में आ जाएगा। मरकज मामले में 14,000 पेज की 20 चार्जशीट दाखिल। 20 देशों के 83 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में मरकज के हेड मौलाना साद का भी नाम। अब कसेगा मौलाना साद की पूरी जमात पर शिकंजा। जमातियों के खिलाफ 3 अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट। मौलाना पर आगे कैसे शिकंजा कसने वाला है, क्या मौलाना साद की गिरफ्तारी हो पाएगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से कैसे कोरोना ने दिल्ली वालों के होश फाख्ता कर रखे हैं। 19 मई को दिल्ली में कोरोना के 500 केस आए, 20 मई को 534, 21 मई को 571, 22 मई को 660, 23 मई को 591, 24 मई को 508, 25 मई को 635 और 26 मई यानी आज 412 कोरोना के केस दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,465 हो गई है। आज दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले 8 दिनों में कोरोना के केस सबसे कम हैं। लेकिन आज मौलाना साद के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आज मरकज कांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 चार्जशीट दाखिल की है। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है और साथ ही तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के नाम का भी जिक्र है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की है। कुल 20 चार्जशीट दाखिल की गई है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ साथ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वीजा नियमों के उल्लंघन के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अदालत कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले में मौलाना साद के खिलाफ भी कार्रवाई क्राइम ब्रांच करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें मौलाना साद के नाम का भी जिक्र है और यह भी कहा गया है कि मौलाना साद के कहने पर ही तमाम जमाती मरकज में जुटे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से 20 देशों में 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ 3 अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। इन पर फॉरेनर एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। साकेत कोर्ट 12 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा और सुनवाई करेगा। इस चार्जशीट में मरकज के मैनेजमेंट के रोल का भी जिक्र किया गया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक विदेशी जमातियों ने बताया था कि 20 मार्च के बाद वो मरकज में मौलाना साद के कहने पर ही रुके हुए थे। सभी विदेशी जमाती टूरिस्ट वीजा पर आए थे, लेकिन धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए मरकज में गए थे। लिहाजा 14 फॉरेनर एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि चार्जशीट में यह साफ साफ लिखा गया है कि मौलाना साद के कहने पर ही तमाम जमाती निजामुद्दीन मरकज में जुटे थे। बताया जा रहा है कि 943 विदेशी जमातियों से पूछताछ हुई थी और इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। चलिए अब जरा रुक करते हैं उन खबरों का जो लगातार कोरोना के इस लॉकडाउन काल में हम देख रहे हैं, और वो है एक तरफ मजदूरों की त्रासदी, तो अब उन मजदूरों के उनके गांवों तक पहुंचने के बाद की नई कहानी। क्वारंटीन सेंटर और उनकी हालत को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगहों की ये रिपोर्ट देखिए।
देश में कोरोना चल रहा है, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या फिर जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन आज हम क्वारंटीन सेंटरों की ऐसी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ कोई सांप का तमाशा नहीं चल रहा, बल्कि नाग नागिन का ये जोड़ा क्वारंटीन सेंटर से निकला है। ये सांप कैसे फन लहरा रहा है, तस्वीरें बिहार के पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र की है। यहाँ हाई स्कूल बालवा में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ करीब 40 प्रवासी मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। पिछले कई दिनों से क्वारंटीन हुए लोगों को सांप दिख रहे थे। जब सपेरे को बुलाया गया तो उसने 2 सांपों को पकड़ा। एक जो मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह जुगाड़ से अपने गांव पहुंच रहे हैं, ऊपर से क्वारंटीन सेंटर में उन्हें सांपों के बीच छोड़ दिया जा रहा है। जंगल में पेड़ों से बंधे लोहे के तार और तारों के बीच में पड़ी ये चारपाई, दूर दिखाई देती एक झोपड़ी और महिला की आंखों से बहती आंसुओं की यह धारा। पता है आपको यहां क्या हो रहा है? इस महिला को बीच जंगल में क्वारंटीन किया गया है। तस्वीरें अयोध्या के धुरेहटा गांव की है। 27 साल की आशा देवी के पति की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई और जब गांव लौटी तो गांव वालों ने उसे गांव की सरहद पर ही रोक दिया और एक बाग में तारबंदी करके वहीं क्वारंटीन कर दिया। और तो और प्रशासन ने पेड़ पर होम क्वारंटीन के पोस्टर भी चिपका दिए। प्रवासी अलग अलग जगहों से अपने गांव के लिए निकले, लेकिन हम इस वक्त अयोध्या का एक गांव घुरेहटा में हैं और इस परिवार को देखिए। आशा देवी का ये परिवार है। इनके पति की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई और उसके बाद ये गांव आई गाड़ी बुक करके और बकायदा गांव में ही गांव वालों ने बगीचे में क्वारंटाइन किया। सरकार ने क्वारंटाइन करने का भी एक तरीका निकाला है और बकायदा बगीचे में एक घर में इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आशा देवी के दर्द की इंतहा आप समझ सकते हैं। पति को कोरोना निकल गया, 2 बच्चे हैं और बीच जंगल में इसे क्वारंटीन किया गया है। अयोध्या के इस गांव में आने वाले मजदूरों को खुद ही क्वारंटीन करना शुरू कर दिया है। घरोटा गांव के एक परिवार को तो ट्यूबवेल में झोपड़ी बनाकर गांव वालों ने दे दिया है। अगले 21 दिन दिल्ली से लौटे इस परिवार को भी अपने 2 दूधमुहे बच्चों के साथ गुजारने होंगे। अयोध्या के गांव मिर्जापुर खजूरी की ये तस्वीरें देखिए। लोगों ने आम के पेड़ों पर अपना आशियाना बनाया हुआ है। बांस बल्लियां गाड़कर एक चारपाई का मचान बना लिया है और उसी पर क्वारंटीन हो गए हैं। मजदूर जब गांव-गांव में पहुंचने लगे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का स्वरूप भी बदलने लगा है। हम इस वक्त अयोध्या के एक गांव में हैं जहां पर कुछ इस तरीके से बगीचे में मचान पर लोगों ने अपना आशियाना बना लिया है और पूरा क्वारंटाइन पीरियड यानी कि 21 दिनों तक ऐसे ही मचानों पर इन्हें रहना है। ऐसे ही मचानों पर इन्हें 21 दिन गुजारने हैं। 2 हफ्ते होने को हैं। ये लोग मुंबई से आए थे। बकायदा इनका सामान, इनके रहने का सारा कुछ बंदोबस्त, चाहे खाने पीने का हो चाहे जो हो, ये सब कुछ इसी मचान पर हो रहा है। और साथ साथ सरकार ने भी बकायदा जो पोस्टर हैं क्वारंटाइन के, वो भी इनके पास की जो पेड़ है उस पर चिपका दिया है। बगीचे में जगह जगह कई मचान बने हुए हैं और उन पर लोग क्वारंटीन हैं। क्या काम करते थे? क्या फिल्मों में सेट वेट बनाते? जी सर, मैं मुंबई में पिक्चर में मजदूरी करता हूँ, सेटअप का काम करता हूँ, सेट वगैरह बनाता हूँ, सोफा वगैरह, पर्दा, कुशन, इसका काम करता हूँ। तो ये बताइए कि गांव के लोगों ने क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है? क्या दूरी बनाया हुआ है? जी, दूरी तो इतना बनाए हुए हैं सर कि लोग बात भी करने से डरते थे। अब तो 12-14 दिन हुआ, अभी थोड़ा जो है बात भी करते थोड़ा दूर से। पास में कोई नहीं आते। खाना देते हैं तो प्लेट रख देता हूँ, थोड़ा ऊपर से रख के खाने चले जाते हैं, फिर उठा के लाते हैं। सुविधा नहीं है, या तो आपको घर से मंगवाना पड़ेगा या तो आपको रिवालसर में जाना पड़ेगा क्वारंटीन होने के लिए। तो हमें वहाँ पे दूर पड़ता, तो हमने बोला कि हम यहीं पे रह जाएंगे। तो फिर खाने की सुविधा नहीं हो रही थी, तो हम लोग खुद ही खाना बना रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे को कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है, सोने की कोई सुविधा नहीं है। हमने डेस्क इकट्ठे किए और उसके ऊपर रात बिता रहे हैं जी। और हमारे लिए कोई सामान से की भी बाहर से कोई सुविधा नहीं है।
यहाँ कोई पुलिस की ड्यूटी नहीं है जी। अगर हमारे को किसी सामान की जरूरत भी पड़े तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है जी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि क्वारंटीन सेंटरों में प्रशासन लोगों का कैसे ख्याल रख रहा है। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आरोप लग रहा है कि कहीं क्वारंटाइन सेंटर में नाग नागिन है, तो यही उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए जहां क्वारंटाइन सेंटर में ही जमकर भिड़ गए लोग, आपस में ही लड़ाई हो गई। झारखंड में क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों के क्वारंटीन सेंटर्स की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है, दूसरी तरफ क्वारंटीन सेंटर में लोग भिड़ रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में दो गुटों में भयंकर लड़ाई हो गई, कई लोगों के सिर फूट गए। माझीपुर गांव के इस क्वारंटीन सेंटर में हैंडपंप से पानी लेने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि लाठी डंडे निकल आए और लोग लहूलुहान हो गए। पानी के ऊपर बजी लड़ाई, बस पानी लेने के लिए भाई ने फोन करा, अगर यहाँ लड़ाई बज गई हम चले गए, बस जितने भी जा रहे सबको मारा। देवघर के सारठ में क्वारंटीन किए गए मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट की। मजदूरों का आरोप है कि लोग शराब पीकर आए और जबरन उन्हें मारने लगे। विरोध में 35 क्वारंटीन किए गए मजदूरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मैटर में हम लोग समझ गए और शांति से हम लोग बैठे थे घर पे। तब तक इधर से वो लोग सब टाप उप के ताला वाला तोड़ के हम लोग को मारपीट किया है। किसको किसको मारा? हम लोग को सबको मारा, डंडा से रड था, इतना बड़ा पत्थर लेके आया था। अब मजदूरों से प्रशासन भूख हड़ताल खत्म करने की बात कह रहा है और क्वारंटीन सेंटर में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। मजदूरों को उनके गांव तक, घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन क्या है इन ट्रेनों की हालत? कहीं पर खाने की, कहीं पर पीने की दिक्कत हो रही है मजदूरों को। इस रिपोर्ट में देखिए। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन तो पटरियों पर दौड़ने लगी, लेकिन घर पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं है। मुंबई से वाराणसी पहुंची ये ट्रेन करीब 12 घंटे लेट हो चुकी है। इस ट्रेन को एक दिन पहले ही 25 तारीख की देर रात लगभग 11:15 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अगले दिन 26 मई को दोपहर लगभग 12 बजे पहुंची। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों के सामने खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई है। 2 दिन से बच्चे भी हैं जो खाना पीना भी नहीं खा पाए हैं और बहुत गर्मी है और पानी भी पीना बहुत मुश्किल था, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। इलाहाबाद से क्रॉसिंग जब हुई है गाड़ी तब से प्रॉब्लम हुई है पानी का, और बहुत जगह स्टेशनों पे। दिल्ली से चंदौली पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा, जहां लोगों के लिए सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रेन की बहुत बुरा हालत थी। यहाँ मुगलसराय तो ट्रेन को आना चाहिए था 6 बजे, अभी 12 बजे पहुंच रही है। हमें जाना है औरंगाबाद। ट्रेन का हालत वही रुक रुक के आ रही थी। अब जहाँ 6 बजे पहुंचाना था वहाँ 12 बजे 12:30 बजे पहुंचाई 1 बजे। इतनी गर्मी लग रही है, धीरे धीरे चलेगी तो परेशानी तो होगा करेगा। जिस देश में बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी चल रही हो, वहाँ बुरे वक्त में एक ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 4 दिन लगा देती है। किस्मत अगर ज्यादा खराब रही तो बिहार जाने वाली ट्रेन आपको उड़ीसा पहुंचा सकती है। फिलहाल हम लोग दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं फिलहाल यहाँ दानापुर से ये निकली है। ये 09547 अहमदाबाद अररिया श्रमिक एक्सप्रेस है और ये 24 तारीख को ही शाम में 6 बजे तकरीबन 6:30 बजे अररिया से अहमदाबाद से खुली थी और आज सुबह इसे अररिया 6:30 बजे तक पहुँच जाना था, लेकिन अभी दिन के तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन ये ट्रेन अभी तक दानापुर पे ही है। हालात तो कई बार इतने बिगड़ जाते हैं कि घर जाने का ये सफर आखिरी बन जाता है। बेगूसराय में मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर बरौनी पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते ही एक प्रवासी मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि 21 मई को महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जो कई राज्यों से घूमते हुए 25 मई की रात बरौनी पहुंची। शख्स को 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा गिर पड़ा, जहां उनकी जान चली गई।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन का हाल बेहाल है। मजदूरों के पैदल सफर करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, उद्धव ठाकरे पहले ही ट्रेन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र बंगाल के मजदूरों के लिए 41 ट्रेन भेजना चाहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फान चक्रवात का हवाला देते हुए ट्रेन भेजने से मना कर दिया। रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला सुलझाने को कहा है, जिनकी आपसी खींचतान में मजदूर फंसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर के काम की शुरुआत हो गई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कैसे भक्तों ने जमकर दान दिया है और कैसे आसमान को छूने वाली प्रतिमा के साथ इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम जन्मभूमि अयोध्या में कोरोना का पहरा लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अयोध्या जिले में पूरी तरह से सख्ती कर दी गई है। 300 से ज्यादा वाहनों का चालान काटा गया है। एक तरफ कोरोना से लड़ती जंग है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में सबसे बड़ी आस्था की ईंट भी जमा दी गई है। जी हां, रामनगरी अयोध्या में अब मंदिर के इंतजार का वनवास खत्म हो चुका है। आज निर्माण की शिला है, ये जो शिला बनाई गई है, आज जो काम शुरू किया गया है, ये निर्माण का ही काम शुरू हो गया महाराज जी मंदिर निर्माण। और क्या, आज से शुरू हो गया। और क्या महाराज जी, अभी और मशीनें आनी थी और भी तेजी से। अरे आती रहेगी, इन्हें क्या एक ही दिन का काम है, आती रहेगी, बनता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 28 साल बाद रामलला के दर्शन किए, तो ये भी बता दिया कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। अब वो घड़ी आ गई है। सोमवार यानी 25 मई को राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर की नींव रख दी गई। हम आपको बता दें कि भक्तों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए खूब दान दिया है। अब तक राम जन्मभूमि के खाते में 4 करोड़ 60 लाख रुपए आ चुके हैं। 4 करोड़ और 60 लाख जो दान के रूप में यह रामलला के खाते में आए हैं, वह उन दानदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई है, लेकिन मंदिर बनने में वक्त लगेगा और काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। बनवीर सिंह, अयोध्या, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।